हेलो दोस्तों, मैं नयन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल नयन सामान्य ज्ञान जीके में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास का टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप हमारी प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पेज में जाके प्ले लिस्ट चेक कीजिए, आपको वहाँ पर सारी वीडियोज़ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह दक्षिण एशिया में कांस्य युग प्राचीन सभ्यता थी। यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यह एक कांस्य युग में आता है। ये जो युग है ये कांस्य युग में आता है और प्राचीन सभ्यता थी एक ये। तो दक्षिण एशिया में एक प्राचीन सभ्यता थी। ठीक है, तो परिचय हम लोग देखते हैं कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है। यानी कि जो प्राचीन भारत का जो इतिहास है वह सिंधु घाटी सभ्यता से ही प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और ये जो सभ्यता है ये हड़प्पा नामक स्थान पर इसकी खुदाई हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो इसको हम लोग मैप में ज़रा सा देख लेते हैं। तो पहले देखिए कि यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिम भारत के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मैप में बता देता हूँ कि मैप में आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये देखिए यहाँ पर जो वर्तमान पाकिस्तान है यहाँ पर स्थित है, और वो जो पश्चिम भारत का जो हिस्सा है जैसे कि गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, इन क्षेत्रों में यह सभ्यता थी। एक समय में यह सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है, तो यह सभ्यता लगभग कब का है, तो यह है 2500 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो कई किताबों में अलग अलग, यहाँ पर कहीं पर 2600 ईस्वी भी आपको देखने को मिलेगा, 2400 ईस्वी भी देखने को, ईस्वी पूर्व भी देखने को मिलेगा। तो आपको इसमें कोई एक लगभग मान के चलना है, जैसे कि इसमें आप मान सकते हैं 2500 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, भारत और चीन की चार सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से सबसे अधिक उन्नत थी। यानी कि अगर सबसे प्राचीन सभ्यताओं की बात करें तो उनमें चार प्रमुख सभ्यता आती है। एक है मिस्र की सभ्यता, दूसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, उसके बाद चीन की सभ्यता और एक भारत की सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये जो चारों सभ्यता थी तो इसमें सबसे अधिक उन्नत ये हमारे देश की भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता है यही सबसे अधिक विकसित या उन्नत हम कह सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है मिस्र, मेसोपोटामिया और भारत और चीन, ये चारों की सभ्यता जो थी प्राचीन सभ्यताओं में से है, सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक ये चारों हैं। ठीक है, जिसमें से जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह सबसे अधिक उन्नत थी। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे दो प्राचीन नगरों की खोज हुई। ठीक है, यानी कि 1920 ईस्वी में क्या हुआ, भारतीय पुरातत्व विभाग, यानी कि जो पुरातत्व, यानी कि पुरातत्व का अर्थ होता है कि ऐसे वस्तुएं जो कि प्राचीन समय की है, तो उन वस्तुओं की जो खोज करता है तो उसी को पुरातत्व विभाग कहा जाता है। तो उत्खनन किए थे, तो उत्खनन में कई सारे अवशेष मिले थे। तो ये अवशेष दो जगहों से मिली थी, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो जैसे दो प्राचीन नगरों की खोज हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। ठीक है, तो तत्कालीन का अर्थ है कि उस समय का जो डायरेक्टर जनरल था भारतीय पुरातत्व विभाग के, तो वे थे जॉन मार्शल।
तो इन्होंने क्या किया, 1924 ईस्वी में सिंधु सभ्यता, एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। ठीक है, ये क्या किए थे, ये औपचारिक रूप से ये घोषणा कर दिए थे कि एक नई सभ्यता की खोज हो चुकी है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं के नाम से आज हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसकी खोज हुई थी। खोज के बारे में इन्होंने बताया था कब, तो 1924 ईस्वी में घोषणा किया था। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, तो इसकी हम लोग कृषि, ठीक है, यानी कि उस समय किस प्रकार की कृषि हुआ करती थी, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये इस भाग में फैला हुआ था, यानी कि वर्तमान पाकिस्तान एवं भारत के पश्चिमी भाग, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, इन जगहों में। ठीक है, तो हड़प्पाई गांव मुख्यतः प्लावन मैदानों के पास स्थित थे, जो पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन करते थे। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो विकसित हुआ था, ये प्लावन मैदानों के पास स्थित था और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में अनाज का उत्पादन होता था। तो अगर हम बात करें अनाजों में क्या क्या उत्पादन होता था, तो गेहूँ, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से फसल उगाए जाते थे या उत्पादन होता था, तो गेहूँ, जौ, सरसों, तिल, मसूर, ये सब वस्तुएं, ये सब फसल है जो कि जिसका उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा उत्पादन के संकेत भी मिले हैं। तो ये सब प्रश्न इन्हीं पॉइंट से बनते हैं। जैसे कि बाजरा का उत्पादन के संकेत कहाँ से मिले थे, तो ये मिले थे गुजरात के कुछ स्थानों से। ठीक है, जबकि यहाँ चावल के प्रयोग के संकेत तुलनात्मक रूप से बहुत ही दुर्लभ मिलते हैं। ठीक है, और जो चावल का उपयोग है या प्रयोग उस समय के लोग करते थे, तो इसकी इसकी जो संकेत है, इसकी जो साक्ष्य बहुत कम मिले हैं, और बाजरा का साक्ष्य कई जगहों से मिले हैं। सिंधु सभ्यता के मनुष्य ने सर्वप्रथम कपास की खेती प्रारंभ की थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है, ये बात की कपास की खेती प्रारंभ की थी सर्वप्रथम, सबसे पहले। वास्तविक कृषि परंपराओं को पुनर्निर्मित करना कठिन होता है, क्योंकि कृषि की प्रधानता का मापन उसके अनाज उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मुहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले हैं तथा पुरातात्विक खुदाई से बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो कई सारे मोहरों, यानी कि जैसे कि मोहर होता है ना, स्टाम्प वगैरह, तो इन पर क्या होता है, और जो टेराकोटा होता है, टेराकोटा की मूर्तियाँ, एक मोहर और मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले हैं। ठीक है, यानी कि मोहरों पर क्या देखने को मिला है, सांड के चित्र मिले हैं देखने का, और कोटा की जो मूर्तियां हैं उन पर भी सांड के चित्र देखने को मिले हैं। ठीक है, साथ ही जब खुदाई की गई तो कई सारे साक्ष्य ऐसे भी मिले हैं जिससे पता चलता है कि उस समय के लोग बैलों से खेत जोता करते थे। ठीक है, यानी कि बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतम स्थान अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिले हैं, जहां खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती थी। ठीक है, यानी कि जो वहां उस समय जो खेती की जाती थी स्थानों पर, तो अधिकतर स्थान ऐसे मिले हैं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मिले हैं। ठीक है, और वहां पर सिंचाई की आवश्यकता होती थी और सिंचाई के बाद ही खेती की जाती थी। नहरों के अवशेष हड़प्पाई स्थान सोरतगई अफगानिस्तान में पाए गए हैं, लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं पाए गए हैं। तो हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। तो जो हड़प्पाई लोग थे, वे कृषि के साथ साथ उनका पशुपालन भी बहुत ही अधिक मात्रा में वे किया करते थे, और पशुपालन भी बहुत प्रचलित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। घोड़े के साक्ष्य सूक्ष्म रूप से मोहनजोदड़ो और लोथल की एक ससंयुक्त
टेराकोटा की मूर्ति से मिले हैं। हड़प्पीय संस्कृति किसी भी स्थिति में और अश्व केंद्रित नहीं थे, यानी कि कुछ जैसे कि कुछ स्थानों पर मोहनजोदड़ो एवं लोथल, इनमें क्या मिले, घोड़े का साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, तो किसमें मिले हैं, तो जो टेराकोटा की मूर्तियां होती थी तो उन मूर्तियों में मिला है साक्ष्य, घोड़े के साक्ष्य। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता थी तो यहाँ की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अनगिनत संख्या में मिले मुहरे, एक समान लिपि, वजन और मापन के विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है कि जब सिंधु घाटी में यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों पर जब खुदाई की गई तो वहाँ से कई सारे मोहरे मिला, एक समान लिपि मिला, वजन करने के कई सारे चीज़ मिले, मापने तोलने के कई सारे वस्तुएं मिले, पुरातत्व मिले। ठीक है, तो उनसे क्या पता चला कि उन वस्तुओं से हमें पता चला कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वे व्यापार करते थे। तो इस तरह से व्यापार के महत्व का पता चलता है। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, सीप या शंख का व्यापार करते थे। ठीक है, और पुरातात्विक खोजों से ही पता चलता है कि वे लोग पत्थर, धातुओं, सीप या शंख का भी व्यापार किया करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। यानी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो सिंधु सभ्यता थी उसमें वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है कि एक वस्तु के बदले एक दूसरे वस्तु की अदला बदली। ठीक है, तो इसी को वस्तु विनिमय कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति, ठीक है, किसान है तो उसके पास चावल है, तो वह किसी दूसरे व्यक्ति जो कि मान लिया जाए एक दर्जी है तो वो उससे कपड़ा ले लेगा और अपना चावल उसे दे देगा। इस तरह से वह अपनी वस्तुओं की अदला बदली करके वस्तु विनिमय कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रणाली यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी सिंधु घाटी सभ्यता के समय में। अरब सागर के तट पर उनके पास कुशल नौवहन प्रणाली भी मौजूद थी। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थी, जहां से प्रामाणिक रूप से मध्य एशिया से सुगम व्यापार होता था। ठीक है, तो ये इन चीज़ों से पता चलता है कि वहाँ पर जो व्यापार था बहुत ही सुगम तरीके से होता था। वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, कृषि के साथ साथ वहाँ पर व्यापार भी किया जाता था। दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध था। तो दजला और फरात की जो नदियाँ थी इनसे इनकी जो भूमि थी वाली क्षेत्रों में हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध था, यानी कि व्यापारिक संबंध स्थापित था। हड़प्पाई प्राचीन लेपिस लाजुली मार्ग से व्यापार करते थे, जो संभवतः उच्च लोगों की सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित था। तो ये लेपिस माजुली एक मार्ग का नाम है जिससे वे लोग व्यापार करते थे। अब हम लोग देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प कला। हड़प्पाई कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि उसके उपयोग से भली भांति परिचित थे। ठीक है, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उस समय के लोग कांस्य यानी कि कांसे से बने वस्तुओं को निर्मित करने की विधि उनको आती थी, साथ ही उसका उपयोग भली भांति से आता था। यानी कि वे किस प्रकार से कांसे की वस्तु को बनाया जाना है और किस प्रकार उपयोग करना है इनसे वे भली भांति परिचित थे। तांबा राजस्थान की खेतड़ी खान से प्राप्त किया जाता था। तो राजस्थान में एक खेतड़ी खान था जहाँ से तांबे प्राप्त किया जाता था, और टीन अनुमानतः अफगानिस्तान से लाया जाता था, और वे लोग टीन लाते थे अफगानिस्तान से। और इस तरह से जो दोनों चीज़ों को तांबा और टीन को मिलाकर कांसे की वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। बुनाई उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले ठप्पे बहुत सी वस्तुओं पर
पाए गए हैं। बड़ी बड़ी ईंट निर्मित संरचनाओं से राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का पता चलता है। ठीक है, तो जो बुनाई उद्योग है तो उस पर कई सारे ठप्पे उपयोग किए गए थे और बहुत सी वस्तुओं पर उन ठप्पों की साक्ष्य मिली है। ठीक है, जो ठप्पे दिए जाते थे। और बड़ी बड़ी ईंट निर्मित संरचनाओं यानी कि ईंट बनाने की कई सारी ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई है जिससे उस समय के राजमिस्त्री वर्ग एवं राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ अस्तित्व का पता चलता है। राजमिस्त्री वर्ग के भी अस्तित्व का पता चलता है। हड़प्पाई नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि, मोहरे बनाने की विधि से भली भांति परिचित थे। टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता थी। ठीक है, तो ये जो लोग थे ये लोग मनका बनाने आता था। ठीक है, तो मनका क्या होता है कि एक मिट्टी की भांड जैसी होती है और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से घड़ा बनाया जाता था और उसे बहुत ही अच्छे प्रकार से डिजाइन करके उसे पकाया जाता था और रंगा जाता था, तो उसी को मनका कहते हैं। ठीक है, और ये सब भी बनाने की विधि उन्हें भली भांति उन्हें आता था और टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण भी वे लोग करते थे और ये एक महत्वपूर्ण शिल्प कला के अंतर्गत आता है। जोहरी वर्ग सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषण का निर्माण करते थे। साथ ही क्या होता था कि वे लोग सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषण जैसे कि हीरे हो गए, ठीक है, तो इन चीज़ों से वे आभूषण भी बनाया करते थे और वे भली भांति परिचित थे। मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्रचलन में थी। हड़प्पा वासियों के स्वयं की विशेष बर्तन बनाने की विधियां थी। हड़प्पाई लोग चमकदार बर्तनों का निर्माण करते थे। ठीक है, तो वे लोग बर्तन बनाने में भी काफ़ी माहिर थे। वे बर्तनों का उपयोग एवं बर्तनों की निर्माण विधि भी जानते थे और बर्तनों का भी उपयोग करते थे और वे चमकदार बर्तनों का निर्माण कर उपयोग किया करते थे। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि जो उस समय के जो लोग हैं कितनी ज़्यादा विकसित थी। ठीक है, तो ये एक विकसित सभ्यता हम लोग इसे मान सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब सिंधु सभ्यता की कौन कौन सी संस्थाएं थी तो उनको देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं जिन्हें अभी तक पुरातत्वविदों तथा शोधार्थियों द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, यानी कि उस समय बहुत कम ही लिखित साक्ष्य मिले हैं और जो भी मिले हैं उन्हें भी अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, यानी कि कुछ अजीब तरह की जो भाव चित्रात्मक लिपि में लिखा होता था, कुछ चित्र बना रहता था। ठीक है, तो जिनको पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। एक परिमाण के अनुसार सिंधु सभ्यता घाटी सभ्यता में राज्य और संस्थाओं की प्रकृति समझना काफ़ी कठिनाई का कार्य था। यानी कि वहाँ का राज्य और संस्था की प्रकृति थी तो यह कैसी थी ये समझना काफ़ी कठिनाई का कार्य है। हड़प्पियाई स्थलों पर किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, अतः हड़प्पा सभ्यता में पुजारियों के प्रभुत्व या विद्वानता को नकारा जा सकता है। ठीक है, यानी कि एक भी मंदिर वहाँ पर नहीं मिले हैं जिस कारण से हम लोग वहाँ के पुजारी या की विद्वानता को नकार सकते हैं, यानी कि हम मान सकते हैं कि उस समय कोई भी पुजारी नहीं होता था। हड़प्पा सभ्यता अनुमानतः व्यापारी वर्ग द्वारा शासित थी और जो वहाँ के व्यापारी लोग होते थे उनके द्वारा ही शासन चलाया जाता था। अगर हम किस हड़प्पा सभ्यता में शक्तियों के केंद्र की बात करें तो पुरातत्वीय अभिलेखों द्वारा कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती है। कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कोई शासक वर्ग नहीं था तथा समाज के हर व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त था। ठीक है, यानी कि कोई भी वर्ग किसी वर्ग विशेष द्वारा शासित नहीं किया जाता था और हर समाज के हर व्यक्ति को समान दर्जा प्राप्त था। कुछ पुरातत्वविदों की राय में हड़प्पा सभ्यता में कई शासक वर्ग मौजूद थे जो विभिन्न हड़प्पाई
शहरों में शासन किया करते थे। अब हम लोग बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी धर्म थी। टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया है। इसमें एक मूर्ति, लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। ठीक है, तो टेराकोटा का एक चित्र है जिसमें कि एक महिला है और महिला के गर्भ से एक पौधे को दर्शाया गया है, पौधे को उगते हुए दर्शाया गया है। हड़प्पाई पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे और पृथ्वी की पूजा उसी तरह से करते थे जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा देवी के रूप में किया करते थे। यानी कि आपको मैं बता दूं कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वे धरती माता को माता मानते थे और धरती की यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की पूजा करते थे। जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की को देवी मानते थे और नील नदी की पूजा करते थे, उसी तरह जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वे पृथ्वी की पूजा करते थे। पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए हैं जो कि योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। देवता के एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गेंडा तथा उनके सिंहासन के पीछे भैंसा का चित्र बनाया गया है। यानी कि एक देवता है, पुरुष देवता है, ठीक है, और उसके एक तरफ हाथी है, एक तरफ बाघ है, एक तरफ गेंडा है और उसके पीछे और है भैंसा का चित्र बनाया गया है। उसके पैरों के पास 2 हिरने हैं, ठीक है, हिरन का चित्र है पैरों के पास। और चित्रित भगवान की मूर्ति को पशुपतिनाथ महादेव की संज्ञा दी गई है। ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि यदि कोई देवता है और उसके चारों बगल इतने सारे जानवर है तो आप समझ सकते हैं कि वो महादेव ही हो सकते हैं, पशुपतिनाथ की संज्ञा जिसे दी गई है। अनेक पत्थरों पर लिंग तथा स्त्री जनन अंगों के चित्र बनाए पाए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की पूजा किया करते थे और कई सारे पत्थरों पर मनुष्य के लिंग एवं स्त्री के जनन अंगों के चित्र भी पाए गए हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों तथा पशुओं की भी पूजा किया करते थे। ठीक है, तो वृक्ष एवं पशुओं की पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गेंडा था तथा दूसरा महत्वपूर्ण पशु कुबड़ वाला सांड था। तो ये सब आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि एक सींग वाला गेंडा महत्वपूर्ण पशु और दूसरा महत्वपूर्ण पशु कुबड़ वाला सांड। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी प्राप्त किए गए हैं, यानी कि जादू टोना पर भी वे लोग विश्वास करते थे, इसलिए वहाँ पर कई सारे ताबीज भी पाए गए हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 1800 ईस्वी पूर्व में पतन हो गया था, परंतु उसके पतन के कारण अभी भी विवादित है कि किस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ था। इस बारे में विवाद है, कई सारे बातें प्रचलित है। तो चलिए देखते हैं। एक सिद्धांत यह कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजातियों जैसे कि आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया तथा उसे हरा दिया। तो ऐसा कहना है एक सिद्धांत का कि जो यूरोपीय जनजाति थे आर्यों द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण किया गया था और इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में ऐसे कई तत्व पाए गए हैं जिनसे यह सिद्ध होता है कि सिंधु सभ्यता आक्रमण के कारण एकदम विलुप्त नहीं हुई थी। और इससे कई सारे संस्कृतियाँ ऐसे भी है जिससे पता चलता है कि एकदम से आक्रमण के कारण ही यह विलुप्त नहीं हुई थी, यानी कि इस सभ्यता का विनाश नहीं हुआ था। दूसरी तरफ से बहुत से पुरातत्वविदों सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण प्रकृति जन्य मानते हैं। प्राकृतिक कारणों, भूगर्भीय और जलवायु संबंधी हो सकते हैं। कई सारे लोग मानते हैं कि प्राकृतिक कारणों से, जैसे कि बाढ़ हो गया, सूखा हो गया या भूकंप इत्यादि प्राकृतिक कारणों से इसका पतन मानते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक
विवर्तनिक विक्षोभों की उत्पत्ति हुई एवं जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में भूकंपों की उत्पत्ति हुई और सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। यानी कि कई सारे लोग ऐसे भी मान सकते हैं कि भूकंप की उत्पत्ति से भी पतन हुआ होगा। एक प्राकृतिक कारण वर्षण प्रतिमान का बदलाव भी हो सकता है, यानी कि अत्यधिक वर्षा के कारण जलमग्न होकर भी इसका पतन हुआ होगा। एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि नदियों द्वारा अपना मार्ग बदलने के कारण खाद्य उत्पादन क्षेत्रों में बाढ़ आ गई होगी। यानी कि अगर कभी नदियाँ रुख बदली होगी, अपना मार्ग बदली होगी, जिससे कि उत्पादन क्षेत्र में बाढ़ आ गया होगा और सिंधु सभ्यता के पतन हुआ होगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे साथ बने रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।